स्टूडेंट्स। जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट्स? आज के लेक्चर में हम लोगों ने कूलम लॉ का सेकंड पार्ट डिस्कस करना है। मेरी पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो उसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ वो देख लीजिए। उसमें हमने कूलम लॉ का पार्ट 1 डिस्कस किया। उसमें हमने कूलम लॉ की स्टेटमेंट को समझा, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझा, कूलम कांस्टेंट को समझा। आज हमने डिस्कस करना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी पिछले टॉपिक में फोर्स का रिलेशन पढ़ा था कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q1 जो है ये फर्स्ट चार्ज है, Q2 सेकंड चार्ज है, R इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, F जो फोर्स है वो एक दूसरे पर जो एक्सर्ट कर रहे हैं। अगर लाइक चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब हमें इस चीज का पता है कि फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है जैसा कि हमें पता है, इट मींस इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड तो यहां से नजर आ रहा है कि जितना चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। मतलब कि अगर चार्जेस छोटे छोटे हैं तो उनके दरमियान फोर्स कम होगी, अगर उन्हीं चार्जेस का साइज आप बढ़ा देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी। और डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस कि अगर आप डिस्टेंस ज्यादा करते जाएंगे तो फोर्स कम होती जाएगी, डिस्टेंस कम करते जाएंगे फोर्स ज्यादा हो जाएगी। किस रिलेशन में है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। दिस इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। मींस अगर आप डिस्टेंस 2 टाइम्स करेंगे तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगी, क्योंकि r का स्क्वायर 4 होता है। इफ r आपने बढ़ा के 2r कर दिया, देन f जो है वो कम होके 4f हो जाएगी, 4 टाइम्स कम हो जाएगी। और अगर आपने डिस्टेंस जो है वो 3 टाइम्स कर दिया तो फोर्स जो है वो 1/9f हो जाएगी। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 ना समझ लीजिए, इनवर्स स्क्वायर। अब यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये जो फोर्स है, एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं इसके ऊपर एरो लगा दूंगा इसको वेक्टर बनाने के लिए, तो इट वुड बी इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसको तो हमने वेक्टर बना दिया। अब ये वाला जो पोर्शन है, इतना सा पोर्शन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देना है। कैसे सर? देखिए K की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एक वैल्यू है। Q1 Q2 चार्जेस की भी वैल्यू दी होगी, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस भी मिलीमीटर में सेंटीमीटर में जो भी होगा ये वैल्यू दी होगी। तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि एक नंबर है, एक मैग्नीट्यूड है, व्हिच इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगर हमें इसको भी वेक्टर बनाना है तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए। और ये जाना माना असूल है कि पूरी दुनिया में जब हमें डायरेक्शन देनी हो किसी वेक्टर को तो हम उसके लिए एक वेक्टर यूज करते हैं, दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। दिस इज यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास कूलम लॉ आ गया वेक्टर फॉर्म में। F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू R यूनिट वेक्टर। अगर किसी जगह पर इस फॉर्म में लिखा हो तो ये जस्ट मैग्नीट्यूड बताता है। न्यूमेरिकल्स में हम ज्यादातर इसी फॉर्म में यूज करेंगे, लेकिन अगर आपने F के ऊपर बार या एरो लगाना है तो फिर आपको यूनिट वेक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है वो हमें डायरेक्शन बताएगा और इतना सा पोर्शन जो है वो मैग्नीट्यूड बताएगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलकर मुकम्मल वेक्टर बन गए, व्हिच इज अ फोर्स, एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूं। फर्स्ट कीजिए स्टूडेंट्स, ये 2 चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं। बात को समझने के लिए हमने दोनों पॉजिटिव चार्जेस ले लिए। अब इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एक्ट करती है, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग अ लाइन जॉइनिंग चार्जेस। फोर्स हमेशा उस लाइन के अलोंग एक्ट करेगी जो दोनों चार्जेस के सेंटर से गुजरे, या आप कह लीजिए दोनों चार्जेस को ज्वाइन करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जी, याद रखिएगा, एग्जाम्स में आता है। फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस ऑलवेज एक्ट अलोंग अ लाइन जॉइनिंग चार्जेस, कि इस लाइन के क्रॉस एक्ट करेगी जिसमें जो चार्जेस जो हैं वो दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे।
अब ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है स्टूडेंट्स। Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, दैट वुड बी फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि ये लाइट चार्जेस है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। जब फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो इसका मतलब है Q1 ने Q2 को धक्का देना है, ऐसे रिपेल करना है, तो डेफिनेटली Q1 जो Q2 पर फोर्स लगाएगा वो बाहर की डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये फोर्स आ गई F21। इसको पढ़ना कैसे, लिख तो लिया F21, याद रखने का तरीका 21 लिख दिया, मतलब पहले चार्ज ने दूसरे पर फोर्स लगाई, 1 is applying force on second, 2 1, तो वो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, F21 लिख दिया आपने, और जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी R की भी डायरेक्शन उसी तरफ है, तो जब फोर्स का वेक्टर इस तरफ है तो R यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। ओके, अब इसी तरह स्टूडेंट्स जब Q1 Q2 को रिपेल करेगा तो Q2 भी तो Q1 को रिपेल करेगा ना, क्योंकि लाइट चार्जेस है तो रिपल्शन है, तो जो Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा इट वुड बी F12, सेकंड ने फर्स्ट पर फोर्स लगाई, और इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, बाहर की तरफ रिपल्शन होगी, और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो R12 होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। स्टूडेंट्स अगर आप डायग्राम को देखें गौर करें तो हमारे पास R21 राइट साइड की डायरेक्शन में है और R12 लेफ्ट साइड की डायरेक्शन, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पॉइंट नंबर 1, और इन दोनों के ऊपर कैप है which shows that these are unit vectors, और यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है whose magnitude is 1, इसका मतलब है दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, वो राइट साइड की तरफ है, ये लेफ्ट साइड की तरफ, तो इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि R21 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद R12 बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कैसे सेम है, दोनों यूनिट वेक्टर है, जब यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन ऑपोजिट है, कैसे ऑपोजिट है, एक राइट साइड की तरफ है और एक किस तरफ है, लेफ्ट साइड। याद कर लीजिए, एक टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दूसरा टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है, आप इस तरीके से कह सकते हो। अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर इसको पॉजिटिव लेना है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये माइनस आप इधर भी लगा सकते हो, आप इधर भी लगा सकते हो, इक्वेशन की किसी एक साइड पर माइनस लगाना है। अच्छा, अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है छोटी सी, जरा गौर कीजिएगा, एस F21 is equal to K Q1 Q2 over R square into R unit vector, ठीक है, and F12 is equal to K Q1 Q2 over R square 1 2, ठीक है। अगर फोर्स 2 1 है तो उसका यूनिट वेक्टर 2 1 आ गया, अगर फोर्स 1 2 है तो उसका यूनिट वेक्टर 1 2 आ गया। ओके, नेक्स्ट, suppose this is your equation number 1 and this is your equation number, and you can say this is your equation number 3। अब गौर कीजिएगा, using equation 3 in equation 1। अच्छा, ये कैलकुलेशन मैं क्यों कर रहा हूं, एंड पे रिजल्ट पे पता चलेगा, जरा गौर कीजिएगा। इक्वेशन 3 को 1 में यूज कर रहे हो, दिस इज इक्वेशन 1, पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज, 1 के ऊपर गौर कीजिएगा, F21 ओके इक्वल ओके K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब जहां पर R21 है यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, उसकी जगह पर मैं माइनस R12 लिख सकता हूं, मींस मैंने इक्वेशन 3 यूज कर ली है इक्वेशन 1, ये मैंने यूज कर R21 की जगह पर नेगेटिव R12 लिख दिया। ओके, आई कैन आल्सो राइट इट एज F21 इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन में बाहर ले रहा हूं, K Q1 Q2 R square
अब गौर कीजिए, जितनी टर्म मैंने ब्रैकेट में लिखी है k q1 q2 और r² इंटू r12 यूनिट वेक्टर, k q1 q2 और r² इंटू r12 यूनिट वेक्टर, तो ये f12 के इक्वल है। दिस इज f1, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एमसीक्यूज कह लीजिए या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, इसको प्लीज नोट कीजिए। अभी हम इसके रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे। ओके, मैं इसको दोबारा ऊपर लिखूंगा। इट मींस वी हैव f21 इज इक्वल टू नेगेटिव f1। अब ये रिलेशन बता क्या रहा है, ये मैथमेटिकल रिलेशन बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मुझसे शेयर कर रहा है। वो ये है कि वो फोर्स जो चार्ज 1 जो है चार्ज 2 पर लगाता है, दैट वुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो चार्ज 2 जो है वो 1 पर लगाता है। आम अल्फाज में, आसान अल्फाज में ये कह लीजिए कि जितनी फोर्स Q1 Q2 पर लगा रहा है, Q1 Q2 पर लगा रहा है, उतनी ही फोर्स Q2 भी Q1 पर लगाएगा। That would be equal in magnitude but opposite in direction. चाहे दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, चाहे एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, चाहे स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं, तमाम केसेस में फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। मैं आपको साइड पर थोड़ा सा बता भी देता हूं, आप कंफ्यूज ना होइएगा। लेट्स से आपके पास अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली दिस इज 1, दिस इज Q2, तो ये Q1 Q2 पर फोर्स इसी तरफ लगाएगा ना, तो इट वुड बी F21, और ये इस पर फोर्स इस तरफ लगाएगा, F12। देखिए ऑपोजिट हो गई फोर्स। अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, अब इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है, तो दिस इज Q1, दिस इज Q2। अब Q1 ने Q2 को अट्रैक्ट करना है, तो Q1 Q2 को अपनी तरफ खींचेगा ना, ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो इट वुड बी F21। और नेगेटिव ने भी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना है ना, तो ये भी उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इट वुड बी F12। तो देखिए इसमें भी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, ऐसे एक फोर्स इस तरफ आ रही है, एक तरफ फोर्स इस तरफ आ रही है, तो चाहे लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं, ये रूल अप्लाई होगा कि दोनों फोर्सेस बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दैट्स व्हाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा जाता है, इसको आपने याद रखना है कि कूलम फोर्स is a mutual force. Coulomb force is a mutual force. What does it mean, sir? इसका मतलब क्या है? अभी मतलब बताता हूँ। Coulomb force is a mutual force. What does it mean? It means this force obeys Newton's third law of, इसका मतलब यह है कि न्यूटन, ये जो कूलम फोर्स है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे कर रही है कि चार्ज 1 का 2 पर फोर्स लगाना एक्शन है और चार्ज 2 का 1 पर फोर्स लगाना रिएक्शन है। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, फिर इससे रिलेटेड एक दो एमसीक्यूज भी मैं आपसे शेयर करता हूं।
ओके जी, समझ आ गई बात की। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज हैं बड़े इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं उसमें, प्लीज जरा गौर कीजिएगा। शायद नई बात भी लगे आप लोगों को कुछ, लेकिन मजे की। फर्ज कीजिए मुख्तलिफ केसेस हैं। केस 1 है, आपके पास एक चार्ज है Q1, वो है 2 कूलम, Q2 है वो भी है 2 कूलम। सपोज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव लेने दोनों नेगेटिव लेने, उसमें बस अट्रैक्शन या रिपल्शन का ही मसला होगा, उसके साथ फिलहाल हमारा कंसर्न नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं विच चार्ज exert greater force on other charge, तो आप सब स्टूडेंट्स का आप फटाफट क्या करोगे, यार ये भी 2 कूलम है ये भी 2 कूलम है, अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप कहेंगे बोथ चार्जेस apply same force, both charges apply same force। बिल्कुल ठीक आंसर, एक्सीलेंट। नेक्स्ट देखिए जरा, अब मैं क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन है suppose we have Q1 charge 4 कूलम एंड Q2 चार्ज, चले जी इसको नेगेटिव ले लेते हैं, 1 कूलम। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं डिस्टेंस फिक्स रख रहा हूं, डिस्टेंस को मैं चेंज नहीं कर रहा, वो जो डिस्टेंस है उसको हम कांस्टेंट कर रहे हैं, हम फिलहाल इसको बात कर रहे हैं। Q1 4 कूलम है, Q2 1 कूलम है, Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, अनलाइक चार्जेस है, अट्रैक्शन होगी, बिल्कुल ठीक। अब विच चार्ज exert ग्रेटर फोर्स, कौन सा चार्ज ज्यादा फोर्स लगाएगा? अब आप लोगों में से मोर देन 90% स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, आंसर इसका देंगे। आप फटाफट देखोगे Q1 है 4 कूलम, Q2 है 1 कूलम, यार ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है ये मैग्नीट्यूड कम है, तो Q1 will apply ग्रेटर या लार्जर फोर्स। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये आंसर होगा, और जो के पॉइंट टू बी नोटेड इज रॉन्ग, गलत आंसर। याद रखिए बोथ चार्जेस exert सेम फोर्स, सेम भी कह सकते हो इक्वल भी कह सकते हो, फोर्स ऑन वन हैंड। क्यों सर? ओ भाई बताया तो है कि कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक चार्ज का दूसरे पर फोर्स लगाना अगर एक्शन है, तो दूसरे का पहले पर फोर्स लगाना क्या होगा, रिएक्शन। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो दोनों चार्जेस, किसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो किसी का कम हो, जब इक्वल मैग्नीट्यूड है तो फिर तो स्टूडेंट्स कहेंगे यार इक्वली फोर्स लगाएंगे। अगर किसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और दूसरे का मैग्नीट्यूड कम है, तो फिर भी कूलम लॉ जब अप्लाई होगा तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे। अगर मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली भी तो बात की समझ आ रही है ना। देखिए अगर आपने Q1 की फोर्स को कैलकुलेट करना है, तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये इस रिलेशन को देखिए, दोनों चार्जेस इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, Q1 भी इन्वॉल्व हो रहा है, Q2 भी इन्वॉल्व हो रहा है, K की वैल्यू कांस्टेंट है, डिस्टेंस मैंने आपसे गुजारिश की कि हम डिस्टेंस फिक्स कर दिए, जो भी कर दिए उसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। जब आप Q2 को कैलकुलेट करोगे तो Q2 को कैलकुलेट करते हुए भी तो Q1 इन्वॉल्व हो रहा है ना, सारे पैरामीटर्स वही हैं, तो फोर्स का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो चार्जेस हैं
वो सेम फोर्स अप्लाई करेंगे। प्लीज इस पर कंफ्यूज ना होइएगा कि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है दूसरे का मैग्नीट्यूड कम है, तो ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज ज्यादा फोर्स लगाएगा, कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज कम फोर्स लगाएगा। स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बोथ चार्जेस विल अप्लाई सेम फोर्स, पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज। नेक्स्ट हमारे पास है जी अफेक्ट ऑफ मीडियम। Of medium on Coulomb's force. Effect of medium on Coulomb force. स्टूडेंट्स ये भी बड़ी मजे की बात है। Excuse me please. अब जरा इस फैक्टर को भी हम डिस्कस करते हैं। अभी तक जो हम फोर्स पढ़ते आए हैं उसको हमने लिखा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है जी, Q1 एक चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। हम F को ऐसे भी लिखते, K को ऐसे भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक हो गया। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एप्सिलॉन के साथ नॉट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोले तो वैक्यूम, कि अगर दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है, दो चार्जेस के दरमियान मीडियम है, अगर उस मीडियम जो है वो वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसलिए इस फोर्स को हम बाज़ दफा F के साथ यहां पर सबस्क्रिप्ट में वैक्यूम भी लिख देते हैं VAC। स्टूडेंट्स अगर हम ऐसा करें कि ये जो दोनों चार्जेस हैं Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज, हम इनके दरमियान कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवा देते, मीडियम इंट्रोड्यूस करवा देते। लेट्स से ये मीडियम है आपका, बात को समझाने के लिए कह रहा हूं, ये ग्लास है, रबड़ भी हो सकती है, या आप कह लीजिए चले वाटर भी हो सकता है। अदर देन वैक्यूम हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। सारे एक ही वक्त में नहीं करवा सकते, ग्लास कह लीजिए या वाटर कह लीजिए या रबड़ कह लीजिए। फोर्स की वैल्यू पहले जितनी ही रहेगी जितनी इस केस में थी? इसका आंसर है नहीं। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल, कोई इंसुलेटर जिसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं दोनों चार्जेस के दरमियान, ग्लास कह लीजिए, वाटर कह लीजिए, रबड़ कह लीजिए, डीसीओ ऐसे मीडियम है जिसको आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मैंने जस्ट 3 की एग्जांपल ले ली, ग्लास और वाटर और रबड़। तो इनके दरमियान जो फोर्स है बिटवीन चार्जेस, वो फोर्स वीक हो जाती है, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करती है, वीक हो जाती है। कितनी वैल्यू डिक्रीज करती है? इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, टाइप ऑफ मीडियम। अगर ग्लास है तो उसके लिए कुछ और वैल्यू होगी, वाटर है तो उसके लिए कुछ और वैल्यू होगी, रबड़ है तो उसके लिए कुछ और वैल्यू होगी। साइंटिस्ट ने इन तमाम मीडियम की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हुए
डिस्कशन करते हुए, कैलकुलेशन करते हुए इनको एक एक वैल्यू असाइन की है। इन तमाम मटेरियल्स की अपनी अपनी वैल्यूज हैं। उन वैल्यूज के लिए जो टर्म यूज की जाती है दैट इज नाउन एज रिलेटिव परमिटिविटी। स्टूडेंट्स, एक बात मैं टॉपिक के अलावा आपको बता दूं, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड करूंगा परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है। तो उसमें हम बहुत डिटेल में रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम हम वहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को मसला हो मैं 1-2 दिन में वो अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल आप इसको समझिए। तो रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, हर ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू डिफरेंट, वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू डिफरेंट, रबड़ की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू डिफरेंट। और उसको हम लिखेंगे कैसे? F एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां तक रिलेशन वही रहेगा, Q1 भी वही रहेगा, Q2 भी वही रहेगा, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी वही रहेगा। हाँ, जब आपने अदर देन वैक्यूम कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस करवा दिया तो एप्सिलॉन आर के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाएगी, एप्सिलॉन आर, व्हिच इज नाउन एज रिलेटिव परमिटिविटी। और इसकी जो वैल्यू होगी फोर्स उतने टाइम्स कम हो जाएगी क्योंकि दोनों इनवर्स हैं। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 है तो फोर्स की वैल्यू 2 टाइम्स कम हो जाएगी। किसके मुकाबले में? वैक्यूम के मुकाबले में। अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 4 है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो फोर्स की वैल्यू 4 टाइम्स कम हो जाएगी। किसके मुकाबले में? वैक्यूम के मुकाबले में। कंपैरिजन, रिलेटिव, रिलेट करना किसके साथ? वैक्यूम के साथ। मसलन वाटर है, वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 80, 78 या 80। बाज बुक्स में 78 लिखा होता है, बाज बुक्स में 80 लिखा होता है। अगर 80 है वैल्यू तो आप देखेंगे कि वाटर के केस में, डिस्टिल्ड वाटर के केस में जो फोर्स की वैल्यू है बिटवीन चार्जेस वो 80 टाइम्स कम हो गई। किसके मुकाबले में? वैक्यूम के मुकाबले। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर हम लिख देते हैं मीडियम। तो F मीडियम कैन आल्सो बी रिटन एज, अब ये जो मैंने लिया है एप्सिलॉन आर, अगर आप परमिशन दें तो इसको मैं, वैसे मुझे जरूरत नहीं है आप लोगों की परमिशन की, एप्सिलॉन आर जो है वो मैं बाहर ले रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R। सो F मीडियम इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन आर एज इट इज। ये जितना मैंने ब्रैकेट में लिखा है, गौर कीजिए, क्या ये F वैक्यूम नहीं है? दिस इज F वैक्यूम, तो मल्टीप्लाई बाय F वैक्यूम। इट कैन आल्सो बी रिटन एज F मीडियम, F वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू F वैक्यूम ओवर F मीडियम। नोट दिस प्लीज। और यहां से मुझे नजर आ रहा है कि एप्सिलॉन आर हैज नो यूनिट, क्योंकि ऊपर भी फोर्स है उसका यूनिट भी न्यूटन, नीचे भी फोर्स है उसका यूनिट भी न्यूटन। न्यूटन से क्या हो गए? कैंसिल। तो जब कैंसिल हो गए तो इट मींस एप्सिलॉन आर हैज नो यूनिट। इसकी जस्ट वैल्यू होगी हैज एंड नो डेफिनेशंस एट ऑल। ओके, तो ये भी प्लीज नोट कर लीजिए। ओके जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ। क्या कूलम लॉ हर जगह पर अप्लाई होगा? बिल्कुल भी नहीं। कहां कहां पर अप्लाई हो सकता है इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा
is applicable for number 1 only point charges। कूलम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर अप्लाई होता है। अगर आपके पास पॉइंट चार्जेस नहीं है तो आप कूलम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उन चार्जेस के लिए कौन से लॉ अप्लाई करेंगे, हम आगे जाकर कुछ लॉज पढ़ेंगे, गासेस लॉ है, तो वहां पर हम इसको कांसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। कूलम लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का कांसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में दे चुका हूं कि अगर आपके पास पॉइंट चार्जेस मींस छोटे-छोटे से चार्जेस, अगर दो चार्जेस इस तरह आपने अरेंज किए हुए हैं कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो उनके साइज के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, तो ऐसे चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कहा जाता है। स्टूडेंट्स याद रखिए, ये कोई स्पेशल किस्म के चार्जेस नहीं है। कोई भी किसी भी दो चार्जेस को आप पॉइंट चार्जेस ले सकते हैं। अगर आपके पास दो छोटी सी बॉल्स हैं और उनके दरमियान आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया, इतना डिस्टेंस कर दिया कि उनके साइज के मुकाबले में वो डिस्टेंस ज्यादा है, तो उनको आप पॉइंट चार्जेस कहेंगे। और अगर आपके पास फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट तरबूज के साइज के दो चार्जेस हैं बड़े से, तो क्या वो पॉइंट चार्जेस नहीं हो सकते? हो सकते हैं। आप उनको मजीद पीछे ले जाइए, इतना पीछे ले जाइए कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो उनके साइज के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो जाए, तो अब वो भी पॉइंट चार्जेस होंगे। तो कूलम लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। नंबर 2, कूलम लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट में हो। इस चैप्टर का टाइटल था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मेरा लेक्चर नंबर 1 मेरे चैनल पर, उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन और चार्ज की डेफिनेशन भी की हुई है। अगर किसी बच्चे ने नहीं अटेंड किया तो प्लीज वो भी आप अटेंड कर सकते हो। तो व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, ये लॉ सिर्फ अप्लाई उस वक्त होगा जब चार्जेस किस हालत में होंगे, रेस्ट की हालत में होगा। अगर चार्जेस रेस्ट की हालत में नहीं है तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। दो चार्जेस अप्लाई होते हैं ना, चार्जेस Q1 एंड Q2, both are at rest। एक केस ये हो गया, both are moving। नंबर 3, one at rest, one is दोनों रेस्ट पर हूं, दोनों मूव कर रहे हो, एक रेस्ट पे हो एक मूव कर रहा हो। स्टूडेंट याद रखिएगा, इन दोनों केसेस पर जो है वो कूलम लॉ एप्लीकेबल है। यहां पर कूलम लॉ जो है इज नॉट एप्लीकेबल। एक चार्ज मूव कर रहा है, एक रेस्ट पर है, फिर भी कूलम लॉ अप्लाई कर सकते हैं। हम आगे कुछ टॉपिक्स के बाद हम इस तरह की कंडीशंस देखेंगे, मैं वहां पर आपको ये बात भी याद करवाऊंगा। जब दोनों चार्जेस रेस्ट पर हैं फिर तो डेफिनेटली लगेगा, लेकिन अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो फिर कूलम लॉ अप्लाई नहीं होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।